जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 46 सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग पूरा सेट लगाइए और इस 46 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं आपको कमेंट करके बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो याद रखिएगा 17.5% आबादी जो है वो अकेले भारत में निवास करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, विश्व का जो क्षेत्रफल है यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत का कितना हिस्सा है विश्व में? तो याद रखिएगा 2.42% यानी कि विश्व के भूमि का 2.42% भूमि भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी संगठन से था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्बोनरी संगठन से। मेजनी की बात करें तो मेजनी ने ही 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था और इन्होंने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। तो यंग इटली और यंग यूरोप, इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा मेजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए। तो साथियों आप सभी जानते हैं गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन था? एक नाविक था। आगे देखिए, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? बताइए, इसमें से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। और साथियों, मध्य निषेध सिपाही के बैच में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 35 अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको भी इस प्रकार से नोट्स चाहिए जीके जीएस का, स्पेशल बिहार जीके का या फिर पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनको लोकनायक की उपाधि दी गई है, जयप्रकाश नारायण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स समझौता, जो कि 1944 में कब हुआ था? 1944 में हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रेटन वुड्स समझौता। अच्छा, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? चलिए बताइए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था?
यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। कौन था, बी आर अम्बेडकर। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है एसपी मुखर्जी यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। ठीक है। बलदेव सिंह कौन थे, तो याद रखिएगा अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। चल आगे देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। यानी कि लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का बंटवारा है यह 1971 की जनगणना पर किया गया है और यह जनगणना किस वर्ष तक लागू रहेगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 2026 तक। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपने धातुओं की क्रियाशीलता पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है। तो इसमें से बताना है धातुओं की जो क्रियाशीलता है उसका क्रम बताना है। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, तो सबसे ऊपर पोटेशियम होना चाहिए, पोटेशियम तो है नहीं। ठीक है। तो जो आपका श्रेणी होगा बता देते हैं। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, पोटेशियम से नीचे आता है सोडियम। ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन केवल ए में सोडियम दिया हुआ है, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन ए ही होगा। सोडियम के नीचे कौन आता है, कैल्शियम आता है। इसके नीचे फिर कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, एल्युमिनियम आता है, जिंक, फेरस। इस तरह से धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो सबसे ऊपर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद सोडियम केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम आयन। यह रक्त के अस्कंदन के लिए अनिवार्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के कारण। ठीक है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है उसके शरीर में रक्त जल्दी से थक्का नहीं बनता है। और देखिएगा अगर उसके शरीर में कहीं कट लगता है तो खून निकलना जल्दी बंद नहीं होता है इसी विटामिन के कारण। तो जिसके शरीर में के की कमी होगा रक्त का थक्का जल्दी से नहीं बनेगा। ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। चलिए आगे देखिए। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया। ये क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुके हैं। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। जीवन का आधारभूत पदार्थ किसे माना जाता है बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जीव द्रव्य। जीवन का आधारभूत पदार्थ किसे माना जाता है, तो याद कर लीजिए जीव द्रव्य को। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा का घर पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका द्रव्य क्या है, तो याद रखिएगा कोशिका में जो द्रव्य पाई जाती है उसको ही कोशिका द्रव्य बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है बताइए किस रंग में। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक है जॉर्ज ऑरवेल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लियो टॉल्स्टॉय की बात करें तो वार एंड पीस। ठीक है। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय। कौन है, लियो टॉल्स्टॉय है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको भी याद रखिएगा रिपब्लिक, इस पुस्तक के लेखक है प्लेटो। कौन है, प्लेटो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है।
तो साथियों इंडिया हाउस ये लंदन में स्थित है। कहाँ पर है? लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? इसका सही जवाब है भांगड़ा। भांगड़ा एक लोक नृत्य है, जबकि कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? तो ये कथकली जो है केरल का है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देखें, संकेताक्षर NHRC का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताइए। NHRC का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था। आगे देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो साथियों औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। कब? 1675 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था सिख धर्म की स्थापना। ठीक है। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनको मृत्युदंड किसने दिया था? तो जहांगीर ने 1606 में। तो सिखों में 2 गुरु हैं जिनको मृत्युदंड दिया गया। एक गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, और गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने दिया था और गुरु तेग बहादुर को किसने दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए। इसका आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कब है? रावी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह से नेतृत्व किया था। जैसे कि लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। तो लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के कौन थे? गुरु थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु कौन थे? तात्या टोपे थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। याद रखिएगा, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। सौर प्रणाली की खोज किसने किया? बताइए। तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइए इसमें से कौन कौन सी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सूत्र है? बताइए एथाइन का सूत्र। तो C2H2 एथाइन का सूत्र है। CH4 मीथेन का सूत्र है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो यहाँ पे ऑलरेडी मिलान किया हुआ है। EEG टेस्ट मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि के लिए है
उसके बाद स्पायरोमेट्री टेस्ट फेफड़ों की कार्य क्षमता के लिए है, इसको याद कर लीजिए। ईएमजी टेस्ट मांसपेशियों की बीमारी के लिए है, और एंजियोग्राफी कोरोनरी धमनी रोग है, और कोलोनोस्कोपी जो है आंतों के रोग के लिए है। तो ये मिला हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? बताइए कौन करता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो बताइए निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? याद रखिए, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इनका जन्म 1888 में हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, बताइए कब? इसका सही जवाब है जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है, तब लोकसभा का अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जी.वी. मावलंकर, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? डायरेक्ट याद कर लीजिए, तीसरे स्थान पर रखा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? बताइए किस अधिनियम ने? इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? याद रखिएगा, 15 महिला सदस्य थी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका आंसर है शुकर-चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। महाराजा रंजीत सिंह जो है सिख राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और रंजीत सिंह को पंजाब का नेपोलियन कहा जाता है। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। आगे देखिए, मैक्स 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, बताइए गेहूं, सोयाबीन, चावल या फिर दलहन का? तो सोयाबीन का हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1760 के दशक में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे देखिए, ये जो आनंद मठ उपन्यास है इसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम का भी उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, सिजगी क्या है बताइए?
तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजगी बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, बताइए। तो किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर की लवणता। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बताइए। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कि एक लैगून झील है। कहाँ पर है, केरल में। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील पूछे तो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी कि 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, कौन सा। नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये वाला गलत है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है, न कि नर्मदा नदी पर। तो बी वाला ऑप्शन ही गलत है, बाकी सभी ये सही है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्नाटक है। और विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन करता है, ब्राजील करता है। कौन करता है, ब्राजील करता है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कॉफिया अरेबिका, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कॉफिया अरेबिका। ये क्या है, तो कॉफी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था, तो ये है 69वां संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही है। उस भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है के रूप में जाना जाता है, बताइए। उस भूमि को क्या कहा जाता है जो एक से कम वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है। तो भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे वर्तमान प्रति बोला जाता है, वर्तमान प्रति। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है, तो ये है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी का प्रावधान। ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद पूछे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से, मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है,
नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा।